वाराणसी के बाद लखनऊ की सीट पर भी बीजेपी में मचा बवाल। सांसद लालजी टंडन ने कहा, सिर्फ मोदी के लिए छोड़ूंगा अपनी सीट। लखनऊ से लड़ना चाहते हैं राजनाथ सिंह। केजरीवाल के इंटरव्यू पर बवाल। आप नेता ने कुछ हिस्सों को हाईलाइट करने को कहा था। चैनल ने दी सफाई, बिना एडिट किए चलाया इंटरव्यू। आपने लगाया छवि धूमिल करने का आरोप। डीएमके ने 2G घोटाले के आरोपी ए राजा और दयानिधि मारन को दिया टिकट। करुणानिधि ने कहा, निर्दोष साबित होंगे राजा। अमर सिंह और जयप्रदा ने थामा आरएलडी का साथ। फतेहपुर सीकरी से अमर सिंह और बिजनौर से जयप्रदा के चुनाव लड़ने की उम्मीद। बिहार के बाहुबली पप्पू यादव आरजेडी में शामिल। मधेपुरा से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। शरद यादव को देंगे चुनौती। लालू यादव ने कहा, बढ़ रहा है आरजेडी का कुनबा। नरेंद्र मोदी ने बिहार की रैली में नीतीश और राहुल पर साधा निशाना। नीतीश को बताया अहंकारी, तो राहुल से पूछा बताएं जमीनी हकीकत कब बनेगा आकाश कैबिनेट। सहारा प्रमुख सुब्रत राय को बड़ा झटका। निवेशकों को पैसे लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई टली। अगले आदेश तक जेल में ही रहेंगे सहारा प्रमुख। और कोल घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की पहली चार्जशीट। नवभारत पावर पर गंभीर आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च तक 5 मामलों में चार्जशीट दाखिल करने के दिए आदेश। नमस्कार, रात 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली की। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में एक बड़ी चुनावी रैली की। मोदी ने बिहार की जनता के सामने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही अपने निशाने पर रखा। इशारों में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को अहंकारी तक बता दिया। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में नरेंद्र मोदी अपने खास रंग में रंगे दिखे। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत नीतीश कुमार पर हमले से की। मोदी ने कोसी नदी में आई बाढ़ के बहाने नीतीश के अहंकार पर कटाक्ष किया। इन दिनों अखबारों में, टीवी में ये थर्ड फ्रंट का बाजा बज रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे पूर्णिया के भाइयों बहनों, जब कोसी में बाढ़ आई, किसान तबाह हो गए, निर्दोष लोग मारे गए, पूर्णिया संकट में था, ये थर्ड फ्रंट वाले आए थे? जरा जोर से बोलो, आए थे? उनका नाम तक सुना था? उनकी कोई आवाज सुनाई दी थी? उन्होंने कोई आंसू बहाए थे? कोई संवेदना व्यक्त की थी? कहां गए थे सब? गठबंधन की राजनीति पर भी मोदी ने हमला किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन की राजनीति से देश का भला नहीं होने वाला। कई दिनों से सोच रहा था कि इतना अच्छा खासा बिहार सरकार में हमारा गठबंधन, इसको तोड़ा क्यों गया? प्रधानमंत्री का सपना उनको सोने नहीं देता था। और खुद के विषय में इतना ऊंचा अभिप्राय है, उतना ऊंचा अभिप्राय है, एवरेज से भी ऊंचा अभिप्राय है। और इसलिए कहते हैं उनके बिना इस देश में कोई योग्य नहीं है। मोदी साफ तौर पर कांग्रेस और थर्ड फ्रंट की तरफ इशारा कर रहे थे। जिस तरह से रैली में नीतीश पर वार किए गए, उससे साफ था कि मोदी की इस रैली के जरिए सीधे नीतीश कुमार को चुनौती देने आए थे। विनायक प्रसाद, लाइव इंडिया, पूर्णिया। और नीतीश के बाद मोदी के निशाने पर थे राहुल गांधी। मोदी ने कांग्रेस पर युवकों को सिर्फ हवाई सपने दिखाने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के सपने जमीनी स्तर पर कभी सच साबित नहीं होते। मोदी के निशाने पर राहुल। आए कि हमला है, लाए तो कई कहां। हमारे देश के बच्चों के हाथ में ये ज्ञान विज्ञान ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं पहुंची है? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? लेकिन
साहबजादे आरोप तो लगाते घूमते हैं, लेकिन जवाब देने को तैयार नहीं है। जनता के सामने नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस लैपटॉप और टैबलेट के नाम पर युवाओं को बहला रही है। मोदी ने बिहार के पूर्णिया में आयोजित एक रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा कहती रही है कि आईटी विकास करेंगे, फ्री टैबलेट बांटेंगे, लेकिन उसके सारे दावे और वादे हवाई साबित हुए। इतना ही नहीं, उनके एक नेता है, मंत्री है, अपने आप को बहुत विद्वान मानते हैं। उन्होंने घोषणा की थी, मैं आकाश टैबलेट लाऊंगा, हर बच्चे के हाथ में सस्ते से सस्ता टैबलेट दूंगा। मैं साहबजादे जी आप ही की सरकार के मंत्री को पूछना चाहता हूं, वो आकाश में से धरती पर कब आएगा? मोदी के आरोपों से कांग्रेस चलगला गई। मोदी ने सीधे कांग्रेस के युवराज पर निशाना साधा। ऐसे में फौरन ही मोदी पर पलटवार किया गया। अच्छा, मुझे इससे कोई लेना देना ही, कौन नाराज है कौन नहीं है। मुझे तो इसी बात का खतरा है कि अगर कहीं हम गलती से आकर नरेंद्र मोदी को आगे करेंगे तो हिंदुस्तान की जनता ही साइडलाइन हो जाएगी। चुनावी रैलियों में वादों से बाद अब सीधे सीधे हमले तक आ पहुंची है। नेता तो एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपना फर्ज पूरा कर लेते हैं, लेकिन जनता के सपनों का क्या वाकई आकाश हकीकत की जमीन पर आएगा? ये सवाल जनता भी जानना चाहती है। विनायक प्रसाद, लाइव इंडिया, पूर्णिया। और मोदी की रैली के बाद अब बात बीजेपी ने सीटों को लेकर मचे बवाल की। वाराणसी के बाद अब बीजेपी में लखनऊ सीट को लेकर भी घमासान शुरू हो गया है। लखनऊ से बीजेपी सांसद लालजी टंडन ने राजनाथ सिंह के लिए सीट छोड़ने से मना कर दिया है। टंडन ने मोदी को लखनऊ से चुनाव लड़ने का न्योता तो दिया, लेकिन राजनाथ का नाम आते ही सिटिंग एमपी होने की दलील देकर अपनी दावेदारी भी ठोक दी। वाराणसी की सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, ये बीजेपी के ही वरिष्ठ नेताओं के लिए यक्ष प्रश्न बना हुआ है। हालांकि संघ के हस्तक्षेप के बाद मुरली मनोहर जोशी हथियार डालने के लिए मजबूर हो गए हैं, लेकिन अब लखनऊ सीट पर पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की दावेदारी पर बवाल शुरू हो गया है। राजनाथ सिंह के लखनऊ से चुनाव लड़ने की खबर से लालजी टंडन के तेवर तल्ख हो उठे हैं। लिहाजा टंडन ने बिना वक्त गंवाए राजनाथ सिंह के लिए सीट छोड़ने से मना कर दिया है। वैसे टंडन ने राजनाथ सिंह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन लखनऊ को अपनी कर्म भूमि बताते हुए और सिटिंग एमपी होने की दलील देकर अपनी दावेदारी पेश कर दी। बड़ा स्पष्ट है कि लखनऊ से मैं कॉर्पोरेटर से लेके एमपी तक और विधायक से लेके मंत्री तक सारा मेरा राजनीतिक जीवन लखनऊ में बीता। यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं अंत होगा। लखनऊ के अलावा मैं कहीं से दावेदार हूं नहीं। लखनऊ का मैं सिटिंग एमपी हूं। इसमें जो फैसला करना है वो पार्टी को करना है। वैसे लालजी टंडन के तेवर यूं ही तल्ख नहीं हुए हैं। सूत्रों की माने तो राजनाथ ने मोदी से ही अपने लिए लखनऊ की सीट पर मुहर लगवा ली है और बतौर अध्यक्ष लालजी टंडन को घुड़की भी दे डाली है। लेकिन राजनीति शायद इसी का नाम है कि करो लेकिन बोलो मत। अब जरा राजनाथ सिंह के इस बयान पर गौर करें। प्रत्याशियों का जहां तक संबंध है, प्रत्याशियों के बारे में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही फैसला करती है। कोई व्यक्ति फैसला इसका नहीं कर सकता, इसलिए इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे बारे में भी जो फैसला करना होगा वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही करेगी। बीजेपी के किसी भी मामले पर अब जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव बोलने से परहेज करते हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने ही टिकट बंटवारे पर मचे खींचतान पर शरद यादव ने चुटकी ली तो लालू यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। ये तो दौर ऐसा है कि काफी लोग जो बीजेपी है वो तो आधे आदमी ऐसे टिकट दे रहे जिनको 24 मेंबर भी नहीं। ऐसा हमारे यहाँ नहीं हो सकता। बीजेपी हवाई हो गई है पूरे देश में। हवा निकल गया, पेट्रोल का हवा निकल गया। कितना मारी आपस में लोग कर रहे हैं। जो अपने को डिसिप्लिन पार्टी वो पार्टी को सारा देश दिख रहा है।
बीजेपी की लगातार कोशिश है कि टिकट बंटवारे पर पार्टी में शांति बनी रहे, लेकिन पार्टी की कोशिश कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही है। पार्टी के दूसरे उम्मीदवार टिकट के लिए लड़ते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष के टिकट पर मचे बवाल ने संघ के माथे पर भी पसीना ला दिया है। विकास चंद्र, लाइव इंडिया, दिल्ली। और एक तरफ जहां बीजेपी में वाराणसी और लखनऊ की सीट को लेकर बड़े बड़े नेताओं में जंग छिड़ी हुई है, वहीं मुजफ्फरनगर के दागियों को टिकट देने को लेकर भी संग्राम छिड़ा हुआ है। पार्टी की यूपी इकाई कई दागियों को टिकट देने की पैरवी कर रही है, जबकि पार्टी का दूसरा तबका इसका विरोध कर रहा है। बीजेपी देगी दागियों को टिकट। बीजेपी में एक और झगड़े की बुनियाद पड़ चुकी है। मामला जुड़ा है उन नेताओं की उम्मीदवारी पर जिन पर मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने के आरोप हैं। दरअसल यूपी में बीजेपी की राज्य कमेटी ने बीजेपी संसदीय बोर्ड को राज्य की 80 सीटों के लिए करीब 200 संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट भेजी है, लेकिन लिस्ट में 4 नाम बेहद हैरान करने वाले हैं। यूपी बीजेपी की इस लिस्ट में मुजफ्फरनगर से संगीत सोम, बिजनौर से भारतेंदु सिंह, करैना से हुकुम सिंह और सहारनपुर से सुरेश राणा को टिकट देने की सिफारिश की है। विवाद बेशक उठा हो, लेकिन इन दागी नेताओं ने अपनी उम्मीदवारी पर खुद को ही क्लीन चिट दे दी है। ये चार्जशीट दाखिल हुई है, ये शासन की और शासन की क्या क्लियर रूप से समाजवादी पार्टी से प्रेरित है और उन्होंने अपने हिसाब से जिन्हें निकालना था निकाल दिया, जिन्हें उसमें घसीटना था घसीट दिया और जिन लोगों पे जो धाराएं होनी चाहिए थी उन्हें भी रियायत दे दी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पे और कार्यकर्ताओं पे उन्होंने कोई रियायत तो देना दूर, ओरिजिनल काम भी नहीं करा, उन्होंने ठीक से काम भी नहीं किया, फर्जी मुकदमे दर्ज किए और उसी के हिसाब से उन्होंने चार्जशीट दे दी है। कुछ दिन पहले एक रैली के दौरान आगरा में पार्टी सुरेश राणा और संगीत सोम को सम्मानित भी कर चुकी है। ऐसे में दागियों को टिकट देने पर भी पार्टी कोई नया बहाना तलाश रही है। वो दोनों के दोनों निर्दोष हैं, उनके खिलाफ रास्ता लगाया गया था, शहर एडवाइजरी बोर्ड ने स्वीकार कर लिया कि रास्ते में गलत है। अब FIR लॉन्च कर दी किसी ने, इसके माने कोई आरोपी कनेक्शन तो हुआ ही नहीं है, दोनों हमारे विधायक हैं। फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड के हाथ में है। बैठक 13 मार्च को होनी है, लेकिन दागियों के इस पेच को सुलझाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इस फैसले के लिए बीजेपी को थोड़ा बहुत पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ सकता है। विकास चंद्र, लाइव इंडिया, दिल्ली। और बीजेपी में टिकटों को लेकर मचे घमासान के बाद बात करते हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के 60 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की गई है। आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली की सीट से खोजी पत्रकार आशीष खेतान को टिकट दिया है, जबकि दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने कर्नल देवेंद्र सहरावत को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है। यूपी के पीलीभीत से राजीव अग्रवाल पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जबकि आंवला से नरेश सिंह आप के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आज देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, आम आदमी की समस्याएं, नौकरी नहीं है, कारोबार खत्म हो रहे हैं, घर चलाना मुश्किल है, बच्चे पालने मुश्किल है। जो बेसिक सर्विसेज होती हैं, BPL का कार्ड हुआ, राशन का कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, नौकरी के लिए फॉर्म भरना हुआ, सबने घूस देनी पड़ती है, हर जगह रिश्वत का बोलबाला है। यही सबसे बड़े मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों पर आम आदमी पार्टी पिछले 2 साल से लड़ रही है। इन्हीं मुद्दों पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत हुई थी और यही मुद्दे हमारी इलेक्शन कैंपेन में रहेंगे। और वहीं बीजेपी का कहना है कि आशीष खेतान को टिकट दिए जाने से साफ हो गया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं। आशीष खेतान जी ने सेवा की कांग्रेस पार्टी की और मेवा दिया उनको आम आदमी पार्टी को। इससे यह साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए इन दोनों दलों के मध्य में एक दुर्विसंधि है। दोनों ने हाथ मिलाकर रखा हुआ है। यह बात इस टिकट वितरण से स्पष्ट हो जाती है। और आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी के भी रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि अब तक उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है। शाजिया इल्मी ने कहा है कि उन्हें रायबरेली से सोनिया के खिलाफ टिकट मिली तो वो विचार कर सकती हैं।
चाहिए क्या आप तैयारी कर रही हैं? दूसरी लड़ाई चल क्या तैयार हैं आप? देखिए, मैंने अभी अपना मन नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे काम किए हैं। आप जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ट्रैवल है, वो है, तो मुझे ये फैसला करना है और मैं बिल्कुल कंसिडर करूंगी। और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो चर्चा में है। ये वीडियो आज तक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देने के बाद का है, जिसमें एंकर को ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में केजरीवाल को ये बताते हुए दिखाया गया है। और ये जो हाशिए पर 80% समाज है, इसमें बोले इसमें अब आ जाएगा ना, उसको वोट बैंक तो वही है ना, देश भर में। और ये भूल गया उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं, ये कहना चाह रहा है कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेगा, हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को निकाल देंगे। वो मिडिल क्लास। तो इस वीडियो में आज तक के एंकर बता रहे हैं कि इंटरव्यू के कौन से हिस्से में क्या कहना है, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कौन से हिस्से को महत्व देना है, बार बार दिखाना किस हिस्से को, ये वो बता रहे हैं। वीडियो में केजरीवाल ये कहते दिख रहे हैं कि वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। इसके जवाब में एंकर उन्हें सलाह दे रहे हैं कि हाशिए पर जो 80% समाज है, आप इस पर आ जाइए। देश में असली वोट बैंक तो यही है। वो छोटे कॉर्पोरेट। और इस वीडियो के सामने आने के बाद आप नेता शाजिया आलमी अरविंद केजरीवाल का बचाव करती हुई नजर आई। तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद कोई एक खास, और मुझे लगता नहीं कि एक इंटरव्यू से पूरा वर्ग या वर्ण बिल्कुल वो हो जाएगा, उखड़ जाएगा और इससे इतना फर्क पड़ेगा। कितने तो हमारे बतेरे तो इंटरव्यूज हुए हैं, इतनी तो बुराइयां हुई हैं, तो एक इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। और वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल और आज तक के एंकर दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। अरविंद एक तरीके का धोखा कर रहा है अपने वोटर्स के साथ, और प्रसून अपने तरीके का धोखा कर रहा है व्यूअर्स, देखने वालों से। दोनों अपने तरीके से धोखा कर रहे हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए। वो अपने प्रोग्राम के लिए कर रहा है एज अ जर्नलिस्ट, और अरविंद कर रहा है अपने वोटर्स के लिए एज अ पॉलिटिशियन। तो एक्चुअली दोनों धोखा कर रहे हैं, और जबकि दोनों को विश्वास चाहिए। बिना विश्वास वोट नहीं मिलते, बिना विश्वास टेलीविजन के इंटरव्यूज देखे नहीं जाते। तो इन वे दोनों अपने तरीके से विश्वासघात कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पर आज तक ने बयान जारी करके कहा है कि चैनल पर जो इंटरव्यू चला वो लाइव दिखाया गया था और इसकी कोई एडिटिंग नहीं हुई। इतना ही नहीं, इस इंटरव्यू के रिपीट टेलीकास्ट के दौरान भी एडिटिंग नहीं की गई थी। ये सब कुछ चैनल की छवि खराब करने के इरादे से प्रचारित किया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। ख्याल तो रखना पड़ता है, सिर्फ चाहने से क्या, चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल वो लंबे, काले और घने। तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे, तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। समय जैसे जैसे बदलता गया, वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जमा हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है, इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। डॉक्टर ऑटो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने देखेगा। काफी दिनों से कांग्रेस में शामिल होने की उम्मीद लगाए बैठे अमर सिंह ने अपनी उम्मीदें पूरी न होते देख आखिरकार अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया है। अमर सिंह और जयप्रदा न सिर्फ पार्टी में शामिल हो गए हैं, बल्कि लोकसभा चुनावों में पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगे। हमसे आया न गया,
उनसे बुलाया न गया, फैसला प्यार का दोनों से मिटाया न गया। ये अमर सिंह का दर्द है या उनकी साफ कोई? राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस में नहीं होने का मलाल ऐसे बयां किया। हमसे आया न गया, उनसे बुलाया न गया, फैसला प्यार का दोनों से मिटाया न गया। ये और बात है कि उन्होंने साफ किया कि उन्होंने कांग्रेस में जाने के लिए कोई अर्जी नहीं दी थी। हमसे आया न गया, उनसे बुलाया न गया, फैसला प्यार का दोनों से मिटाया न गया। कांग्रेस में जाने की अटकलें सिर्फ अटकलें ही रह गई। इस बात का दुख अमर सिंह को भी शायद था, लेकिन सियासत के सफर में चुनाव के समय नेता बैठा नहीं करते, इसीलिए उन्होंने रालोद का दामन पकड़ लिया है। उनके साथ अभिनेत्री जया प्रदा भी रालोद में शामिल हुई। मैं तो यहाँ स्वागत कर रहा हूँ अमर सिंह जी का और स्वागत कर रहा हूँ आपका। आप जानते हैं इन दोनों को अच्छी तरीके से, ये आज राष्ट्रीय लोकदल इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। जया प्रदा को भी कांग्रेस से शामिल न हो पाने का दर्द कहीं महसूस हो रहा है। शायद यही वजह है कि वो ये कहती दिखी कि हम कांग्रेस से दूर कहाँ हैं। हम सोनिया जी से दूर नहीं है, इसलिए कि गठबंधन में है और आरएलडी गठबंधन में कांग्रेस के साथ है, इसलिए तो हम कांग्रेस में भी हैं और आरएलडी में भी ये हम समझते हैं। जया भले ही कांग्रेस से दूर नहीं होने की बात कह गई, लेकिन रालोद ने भी उन्हें और अमर सिंह को निराश नहीं किया। दोनों नेताओं के रालोद में शामिल होने के साथ ही ये भी साफ हो गया कि वो पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। अमर सिंह फतेहपुर सीकरी से और जया प्रदा बिजनौर से उम्मीदवार होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया, दिल्ली। और डीएमके ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 35 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 2G स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी और पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा और दयानिधि मारन को भी टिकट दिया है। डीएमके का दलित चेहरा रहे ए राजा नीलगिरी से चुनाव लड़ेंगे और दयानिधि मारन फिर सेंट्रल चेन्नई सीट से चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों नेताओं के अलावा पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 8 मौजूदा सदस्यों को फिर से मैदान में उतारने का फैसला किया है। पार्टी अध्यक्ष करुणानिधि ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस पहली लिस्ट में करुणानिधि के बेटे अलागिरी का नाम शामिल नहीं है। और सहारा प्रमुख सुब्रत राय की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहारा के मामले की सुनवाई अगले आदेश तक टाल दी है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख भी कोर्ट ने अभी तय नहीं की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को तब तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया था जब तक सहारा निवेशकों का पैसा लौटाने के बारे में कोई ठोस प्रस्ताव वो लेकर नहीं आ जाते। और दागी नेताओं के मुकदमों की सुनवाई अब 1 साल में पूरी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 साल से ऊपर के सजा वाले मामलों की सुनवाई 1 साल में पूरी हो जाए। पिछले साल दिए गए फैसले में अदालत ने सजा होते ही सदस्यता खत्म होने का फैसला सुनाया था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राज्यसभा सांसद रशीद मसूद की सदस्यता सजा होते ही खत्म हो गई थी। इन नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल दिए गए ऐतिहासिक फैसले के चलते संसद से बाहर होना पड़ा था। दोनों के मुकदमों की सुनवाई करीब 18 साल चली, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक अब 1 साल के भीतर दागी सांसदों और विधायकों के मामले निपटा लिए जाएंगे। कोर्ट ने निचली अदालतों से ये भी कहा है कि ऐसे मामलों पर रोज सुनवाई की जाए। अगर 1 साल में मामले की सुनवाई न हो पा रही हो तो इसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी जाए। सिटिंग एमएलए एमपी के खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस पे चार्जेस फ्रेम होते हैं बाय कोर्ट, तो उस सूरत में इनकी ट्रायल जो है एक्सपेडाइट हो जाएगी ऑटोमेटिकली और विद इन 1 ईयर इट हैज टू बी कंक्लूडेड। दरअसल अदालत को ये भी फैसला लेना है कि चार्ज फ्रेम होने के बाद ही सांसद और विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाए या नहीं। लेकिन इस संवैधानिक सवाल पर अदालत जुलाई 2014 में सुनवाई करेगी। अदालत के बाद विधि आयोग की भी रिपोर्ट आ चुकी है। विधि आयोग ने भी चार्ज फ्रेम होने पर सदस्यता रद्द होने की सिफारिश की है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा है कि
वैसे सभी मामलों की सुनवाई 1 साल में पूरी होनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। न्याय में देरी संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। सरकार ने न्यायपालिका के लिए काफी कम बजट दे रखा है। क्या सरकार इसके लिए कोई काम करेगी जिससे सभी को वक्त पर न्याय मिल सके? सियासत ने इस फैसले पर दबे मन से ही सही मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। ये उचित रहेगा कि ऐसे जो लोग हैं जिनके ऊपर ऐसा कोई लांछन लगा है, उनसे ये दरखास्त की जाए कि जब तक सारे मामले अदालतों से क्लियर नहीं हो जाते तो ये शायद बेहतर रहेगा कि वो चुनाव ना लड़े। I think Supreme Court is absolutely right. They've got to do it in 1 year and on a day-to-day basis. न्याय में देरी आम बात है, लेकिन अब अदालत ने नेताओं के मामले में तेजी लाकर ये जता दिया है कि पहले संसद को अपराध मुक्त होना है, जिससे आम लोगों में एक संदेश जा सके। सियासत की कुछ मजबूरियों के चलते ये मान लिया गया था कि दाग अच्छे लगने लगे हैं, लेकिन अब धुलाई का काम सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सियासत का रंग जरूर बदलेगा। सियासत में बागी तो चल जाएंगे, लेकिन दागियों को तो अदालत ने ही धो डाला है। कैमरामैन अवतार सिंह के साथ अखिलेश राय, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो 9 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। PM इंडिया के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में सिर्फ लाइव इंडिया पर। स्पोर्ट्स ट्रैक के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। वाराणसी के बाद लखनऊ की सीट पर भी बीजेपी में मचा बवाल। सांसद लालजी टंडन ने कहा, सिर्फ मोदी के लिए छोड़ूंगा अपनी सीट। लखनऊ से लड़ना चाहते हैं राजनाथ। केजरीवाल के इंटरव्यू पर बवाल। आप नेता ने कुछ हिस्सों को हाईलाइट करने को कहा था, चैनल ने दी सफाई, बिना एडिट किए चलाया इंटरव्यू। आपने लगाया छवि धूमिल करने का आरोप। पीएमके ने 2G घोटाले के आरोपी ए राजा और दयानिधि मारन को दिया टिकट। करुणानिधि ने कहा, निर्दोष साबित होंगे राजा। अमर सिंह और जया प्रदा ने थामा आरएलडी का दामन। फतेहपुर सीकरी से अमर सिंह और बिजनौर से जया प्रदा के चुनाव लड़ने की संभावना। बिहार के बाहुबली पप्पू यादव आरजेडी में शामिल। मधेपुरा से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। शरद यादव को देंगे चुनौती। लालू यादव ने कहा, बढ़ रहा है आरजेडी का कुनबा।
नरेंद्र मोदी ने बिहार की रैली में नीतीश और राहुल पर साधा निशाना। नीतीश को बताया अहंकारी तो राहुल से पूछा बताएं